हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, या वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है वसा को तोड़ने में मदद करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो वसा को तोड़ने में मदद करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है लाइपेज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। एक ऐसा एंजाइम है जो वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है या मुख्यतः अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। लाइपेज की बात करें तो लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। एमाइलेज की बात करें जो ऑप्शन में दिया तो एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है लार्वा अग्नाशय में। ट्रिप्सिन की बात करें ऑप्शन में दिया, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। और राइबोन्यूक्लियस की बात करें तो आरएनए का अपघटन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है मच्छर के काटने से नहीं होता, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एलिफेंटियासिस जो है या भी मच्छर के काटने से होता है, डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है, परंतु हेपेटाइटिस जो है या मच्छर के काटने से नहीं होता। हेपेटाइटिस एक वायरल रोग है जो मुख्यतः दूषित जल, भोजन या संक्रमित रक्त से फैलता है। इसका मच्छर से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस क्या है तो हेपेटाइटिस दूषित भोजन, जल या संक्रमित रोग से फैलता है। मलेरिया की बात करें तो एनफ्लूइंजा मादा मच्छर के काटने से होता है। डेंगू की बात करें तो एडीज मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया की बात करें जिसे एलिफेंटियासिस कहते हैं, यह क्यूलिक्स मच्छर के काटने से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा। वह है आपसे पूछा है कि जल में वायु का बुलबुला जो है जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह क्या है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। इस प्रश्न का राइट अवतल लेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। जब जल में वायु का बुलबुला होता है तो वह चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है। जल का अपवर्तनांक जो है 1.33 और वायु की तुलना में अधिक होता है, और वायु का अपवर्तनांक जो होता है लगभग 1 होता है। इस स्थिति में जल जो कि घना माध्यम और बुलबुला जो है दुर्लभ माध्यम की संरचना अवतल लेंस की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि यह किरणों को प्रसारित करता है। जल में वायु का बुलबुला जो है प्रकाश किरणों को विकिरण करता है, इसलिए यह अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि वायु में जल की बूंद जो है वह उत्तल लेंस की भांति होती है, और जल में वायु का बुलबुला जो होता है अवतल लेंस की भांति होती है। अवतल लेंस फैलाव करता है, छवि छोटी और सीधी बनती है। उत्तल लेंस में साकेंद्रण करता है, वास्तविक या उल्टी छवि देता है। यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा वह पूछा है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। आपसे पूछा है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा होता है तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई चाहिए वह उसकी कुल ऊंचाई की आधी होती है। उसकी कुल ऊंचाई की आधी होती है। इसका कारण यह है कि दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश किरणें व्यक्ति के सिर और पैरों से परावर्तित होकर आंख तक पहुंचती है, और यह परावर्तन दर्पण की आधी ऊंचाई से भी संभव होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताएं तो अगर किसी व्यक्ति की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होगी वह 180/2 यानी कि 90 सेंटीमीटर होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के बराबर होती है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर आकार का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 285 है तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 285 है तो उसकी प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए क्या हो जाएगा।
तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 15 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 का मतलब होता है पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन। कुल इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। किसी तटस्थ परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या 15 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 15 होगी या 15 है। या तत्व कौन सा है? तो या तत्व फास्फोरस है जिसका परमाणु क्रमांक 15 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा 2 8 5 होगा। क्या होगा? 2 8 5 होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि फास्फोरस का है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की मांसपेशियों में थकावट किस पदार्थ के कारण होती है। आपसे पूछा है कि मनुष्य की मांसपेशियों में थकावट जो है किस पदार्थ के कारण होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अधिक व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की कमी से एनारोबिक रिसेप्शन होता है, इसमें ग्लूकोज टूटकर लैक्टिक एसिड बनता है जो थकावट और जलन का कारण बनता है। मांसपेशियों में थकावट का मुख्य कारण लैक्टिक एसिड का जमाव होता है। लैक्टिक एसिड किस प्रक्रिया में बनता है? तो एनारोबिक श्वसन के दौरान बनता है। थकावट दूर करने के लिए क्या जरूरी है? तो पर्याप्त ऑक्सीजन जरूरी है। एनारोबिक श्वसन का स्थान मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं। यूरिक एसिड गुर्दों में उत्सर्जन से जुड़ा होता है, थकावट से नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। आपसे पूछा कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण का प्रकार क्या होगा। तो दर्पण का जो प्रकार होगा वह उत्तल दर्पण होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण वह होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है, इसमें बनने वाली छवि सदैव होती है आभासी, सीधी और वास्तविक वस्तु से छोटी। फिर से सुन लीजिए, उत्तल दर्पण वह होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर से उभरी होती है, इसमें बनने वाली छवि सदैव होती है आभासी, सीधी, वास्तविक वस्तु से छोटी। इसलिए यदि आप दर्पण में अपनी छवि को अपने से छोटी देखते हैं तो वह उत्तल दर्पण ही होगा। उत्तल दर्पण में बनने वाली छवि सदैव छोटी, सीधी और आभासी होती है। अवतल दर्पण में छवि वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती, कभी बड़ी कभी उल्टी कभी सीधी। समतल दर्पण में छवि समान आकार की और सीधी होती है। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के पीछे देखने वाले शीशों में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों। आपसे पूछा है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, पूछा है क्यों। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी परिकिरण के कारण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य अस्त होते हुए सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि जब सूर्य क्षितिज के पास होता है यानी कि अस्त या उदय के समय, तब सूर्य की किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस दौरान प्रकाश के छोटे तरंग दैर्घ्य वाले रंग जैसे कि नीला, बैगनी अधिक मात्रा में प्रकीर्णन हो जाता है। लाल रंग जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है या सबसे कम प्रकीर्णन होती है और सीधा हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई देता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, प्रकीर्णन का सिद्धांत रेली के नियम पर आधारित है। प्रकाश का प्रकीर्णन नीले आकाश और लाल सूर्यास्त का कारण है। प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। छोटे तरंग दैर्घ्य वाले रंग ज्यादा बिखरते हैं। दिन में आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला किरणें सबसे अधिक प्रकीर्णित होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एमिनो अम्ल किसका प्रमुख घटक होते हैं। आपसे पूछा है कि एमिनो अम्ल जो है किसका प्रमुख घटक होते हैं, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एमिनो अम्ल वह कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण खंड हैं। एक प्रोटीन बहुत सारे एमिनो अम्लों की एक लंबी श्रृंखला से बना होता है। मानव शरीर के लिए 20 प्रकार के आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसी वस्तु की ध्वनि तीव्रता किस पर निर्भर करती है। आपसे पूछा है किसी वस्तु की ध्वनि तीव्रता किस पर निर्भर करती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आयाम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग की ऊर्जा उसके आयाम पर निर्भर करती है। अधिक आयाम बराबर अधिक तीव्रता मतलब लाउड साउंड। आवृत्ति से ध्वनि की पिच
पिच तय होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं। आपसे पूछा है कि ध्वनि तरंगे जो है किस माध्यम में सबसे तेज चलती है, यह आपसे पूछा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस में जो है सबसे तेज चलती है। ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग होती है जिसे गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, या तरंग कणों के कंपन द्वारा एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा स्थानांतरित करके चलती हैं। बात करें ठोस की तो यह जो है 5000 मीटर प्रति सेकंड चलती हैं। जैसे सॉलिड और लोहे में, जल की बात करें, जल में जो इसकी जो चाल होती है यह तेज चलती है, 1500 मीटर प्रति सेकंड से चलती है। वायु में बात करें तो 343 मीटर प्रति सेकंड से चलती है, परंतु निर्वात में कोई गति नहीं होती, इसलिए ध्वनि नहीं चल सकती। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है, क्योंकि कण आपस में सबसे निकट होते हैं। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती क्योंकि वहां कण ही नहीं होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यदि मानव शरीर में एडीएच हार्मोन्स का स्त्राव कम हो जाए तो क्या प्रभाव होगा। आपसे पूछा है कि यदि मानव शरीर में एडीएच हार्मोन्स का स्त्राव कम हो जाए तो क्या प्रभाव होगा, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पेशाब की मात्रा बढ़ेगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एडीएच का पूरा नाम है एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी ग्रंथि से स्त्रावित होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो यह गुर्दे यानी कि किडनी को संकेत देता है कि शरीर में पानी को रीएब्जॉर्ब यानी कि पुनः अवशोषण करे, यानी यह पेशाब बनाने की प्रक्रिया को कम करता है जिससे शरीर में जल संतुलन बना रहे। यदि एडीएच की कमी हो जाए तो किडनी द्वारा अधिक मात्रा में पानी बाहर निकलता है, परिणाम स्वरूप पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में निर्जलीकरण होने लगता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव रक्त में कुल कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। आपसे पूछा है कि मानव रक्त में कुल कितने प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मानव रक्त में 3 प्रकार की प्रमुख रक्त कोशिकाएं होती हैं। आरबीसी जिसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, इसका कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसका कार्य जो है रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। कई प्रकार की होती हैं जैसे लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल आदि। प्लेटलेट्स की बात करें तो थक्के बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, इसका कार्य क्या है, तो रक्त का थक्का जमाना, इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चुंबकीय बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। आपसे पूछा है कि चुंबकीय बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उसमें करंट प्रभावित होता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। इस चुंबकीय बल की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम का उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग का बायां हाथ के नियम के अनुसार बायां हाथ सामने फैलाइए और अंगूठा जो है बल की दिशा की ओर, पहली अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर और मध्यमा जो है धारा की दिशा की ओर होना चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव नेत्र की रेटिना पर किस प्रकार की छवि बनती है। आपसे पूछा है कि मानव नेत्र की रेटिना पर जो है किस प्रकार की छवि बनती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाली छवि जो होती है वास्तविक होती है, यानी कि क्योंकि यह प्रकाश किरणों के वास्तव में मिलने से बनती है। उल्टी की बात करें तो क्योंकि आंख का लेंस उत्तल होता है जो उल्टी छवि बनाता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उस छवि को सही दिशा में पहचान लेता है, इसलिए हमें वस्तुएं सीधी दिखाई देती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बर्फ से पानी में परिवर्तन क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि बर्फ से पानी में परिवर्तन जो है क्या कहलाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बताइए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गलन कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब बर्फ यानी कि ठोस अवस्था तापमान बढ़ने पर पानी यानी कि द्रव अवस्था में बदलती है तो इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। यह परिवर्तन 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है जिसे गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अन्य विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन में दिया बिलियन, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक रूप मिश्रण होता है। संघनन की बात करें तो गैसों से तरल में बदलना संघनन कहलाता है। वाष्पन की बात करें तरल से गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पादप कोशिकाओं में
सख्त बाह्य परत को क्या कहते हैं? आपसे पूछा है कि पादप कोशिकाओं में सख्त बाह्य परत को क्या कहते हैं? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं। यह परत सेलुलोज से बनी होती है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य जो है कोशिका को आकार और मजबूती देना, यांत्रिक समर्थन प्रदान करना, बाहरी वातावरण से संरक्षण प्रदान करना होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? आपसे पूछा है कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, बैकरवेल ने रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। 1896 में बैकरवेल ने यूरेनियम लौड़ों से रेडिएशन की खोज की थी। बाद में मेरी और पियरे क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सी गैस वायुमंडल में ओजोन को नष्ट करती है? आपसे पूछा है कि कौन सी गैस जो है वायुमंडल में ओजोन को नष्ट करती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CFC गैस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का प्रयोग रेफ्रिजरेटर और एसी में होता है या ओजोन परत की क्षति पहुंचाता है जो यूवी किरणों से रक्षा करती है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इसका उपयोग सीमित किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? आपसे पूछा है कि पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जाइलम हो जाएगा या फ्लोएम हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, जाइलम है। जाइलम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है या एक मृत ऊतक होता है जो केवल ऊर्ध्वगामी परिवहन करता है। फ्लोएम की बात करें तो भोजन का परिवहन करता है या ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में काम करता है। और मेरिस्टेम की बात करें जो ऑप्शन में दिया है तो यह वृद्धि से संबंधित ऊतक होते हैं। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट।